हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एस एम लांबा आपका बायो वाले गुरुजी चैनल में वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड जैविक वर्गीकरण के अंदर बैक्टीरिया को पढ़ रहे थे। बैक्टीरिया का एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा, बैक्टीरिया के विभिन्न प्रकार पढ़े, यानी वेरियस टाइप्स को हमने डिस्कस किया। आज की क्लास में हम जो यू बैक्टीरिया है, यानी जो वास्तविक बैक्टीरिया, वास्तविक जीवाणु है, उसकी संरचना को पढ़ेंगे, यानी उसकी कोशिका की बनावट कैसे होती है। यानी वो एक सेल ही है, वैसे देखा जाए तो एक ही कोशिका है, लेकिन उसकी बनावट कैसी है, उसके अंदर ऐसी क्या संरचनाएं हैं, उनको हम यहाँ पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने बायो वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो देखिए, इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। अब आज पढ़ेंगे बैक्टीरिया की संरचना। बैक्टीरिया की संरचना। यानी स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया सेल है, हमें पता है वो यूकेरियोटिक सेल है। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया पढ़ेंगे। तो देखिए, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो उसमें आप सबसे पहले तो ऐसे इसका एक डायग्राम बना सकते हैं कि जो बैक्टीरिया है या जो बैक्टीरियल सेल है उसमें ऐसे कवरिंग्स हैं। यहाँ पर जो फिगर दे रखा है वो एक सिंपल फिगर जो एनसीईआरटी में भी दे रखा है और अदर बुक्स में भी दे रखा है, उसी को हमें समझना है। यहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, जैसे कैप्सूल ये बेसिल शेप है, यानी रोड शेप है, और इसमें सबसे बाहर की तरफ जो है वो इस तरीके से ये एक लेयर है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लेयर है यानी कवरिंग है, तो बैक्टीरिया की जो आउटर कवरिंग्स हैं इनको हम यहाँ बताएंगे, और ये जो कवरिंग है इसको हम बोल देंगे कोशिका भित्ति, यानी सेल वॉल। तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे एक बनाने के लिए इस तरीके से जिगजैग लाइन बना देता हूँ ताकि ये मोटी सी एक लेयर है और ये है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति के बैक्टीरिया में सबसे आउटर कवरिंग होती है, तो हम कहेंगे कोशिका भित्ति सबसे आउटर कवरिंग नहीं होती। बैक्टीरियल सेल वैसे प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होती है, बट ये आउटर कवरिंग नहीं होती। तो फिर क्या होती है? तो बोले इसके बाहर की तरफ, इसके बाहर की तरफ एक कवरिंग और होती है। ये जो बाहर की तरफ वाली जो कवरिंग है, जिसको मैं डॉटेड ग्रीन लाइन से शो कर रहा हूं, इसको ग्लाइकोकेलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभी मैं लेबलिंग भी करूंगा, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकेलिक्स। ये ग्लाइकोकेलिक्स है वो दो टाइप का होता है, मीन्स स्ट्रक्चर के बेस पे। इन सम बैक्टीरिया इट इज़ वेरी थिक एंड हार्ड, यानी मोटी भी है और कठोर भी है, और कुछ के अंदर ये वेरी थिन एंड सॉफ्ट है एक तरीके से। तो उसके नाम अलग अलग हो जाएंगे। तो ये बाहर कवरिंग है। ऐसे ही फ्रेंड्स, इसके अंदर की तरफ, कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ भी एक लेयर है, एंड दैट लेयर इज कॉल्ड, कोई भी सेल होती है उसके अंदर होती है, उसको क्या बोलते हैं? मैं थोड़ा सा वेवी बना रहा हूँ इसको क्योंकि ये थोड़ी सी लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है, इसलिए इसको बुक में तो सिंपली लाइनिंग की तरह दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे वेवी स्टाइल में बना रहा हूँ ताकि अब ये जो कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ है, और इसके अंदर क्या है, जगह जगह ऐसे ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो फोल्ड हो जाती है। इनफोल्डिंग, फोल्ड भी कैसी होती है? अंदर की तरफ फोल्ड ऐसे, और ऐसी स्ट्रक्चर्स बना देती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने देखा कि जो आउटर कवरिंग है इस बैक्टीरिया की, यहाँ पर क्या देखा? देखिए, आउटर जो कवरिंग है इसमें, या फिर जो बाह्य आवरण है, तो ये बाह्य आवरण है, और इन बाह्य आवरणों को अगर हम बात करें, ये सारे के सारे क्या हैं? बाह्य आवरण। मैं यहाँ कोई नाम नहीं दे रहा हूँ, आउटर कवरिंग्स हैं एक तरीके से,
ये क्या है? आउटर कवरिंग्स। ऐसे आउटर कवरिंग्स हैं। अब इन आउटर कवरिंग्स में वेरियस लेयर हैं। ये जो बाह्य आवरण है इनके अंदर क्या है? कोशिकीय आवरण, सेलुलर कवरिंग्स बोल सकते हैं इनको, या फिर बाह्य आवरण कह सकते हैं। तो ये जो सेलुलर कवरिंग्स हैं ये क्या हैं? तो इनको आप कोशिकीय आवरण भी कह सकते हैं। बाह्य आवरणों को क्या कह सकते हैं? कोशिकीय आवरण भी कह सकते हैं, यानी सेलुलर कवरिंग भी कह सकते हैं। अब फ्रेंड्स, ये जो बाह्य आवरण है इनमें देखिए वन बाय वन चलते हैं कौन कौन से लेयर हैं। तो यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का जो डॉटेड लाइन है ये सबसे बाहर की ओर है और इसका नाम है फ्रेंड्स ग्लाइकोकैलिक्स। क्या कहते हैं इसे? ग्लाइकोकैलिक्स। ये ग्लाइकोकैलिक्स है। अब ग्लाइको वर्ड से मीनिंग ये आ रहा है, कैलिक्स का मतलब होता है आउटर कवरिंग होता है, और ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट से मेडअप है, ऐसे कुछ इसमें समझ में आ रहा है। अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है इसके भीतर की तरफ, ये हम बाद में पढ़ेंगे किससे बनी हुई है, इसके भीतर की तरफ जो ये लेयर है ये काफ़ी थिक भी है और हार्ड भी है, एंड इसको हम बोलेंगे कोशिका भित्ति। ये क्या है? कोशिका भित्ति, यानी सेल वॉल। क्लियर? इनसाइड दिस सेल वॉल ये जो वेवी स्ट्रक्चर बनाया था, एक लेयर अंदर बनाई थी, ये है कोशिका झिल्ली। क्या है फ्रेंड्स? कोशिका झिल्ली, यानी सेल मेम्ब्रेन। अब वैसे तो हम इमेजिन जब करते हैं या फिर पढ़ते हैं तो बोले कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली ही दो ही कवरिंग होती हैं, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर कोशिका भित्ति के बाहर भी एक कार्बोहाइड्रेट है ना, मेनली कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई एक स्ट्रक्चर होती है। इसमें प्रोटीन स्ट्रक्चर भी होता है, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट से और प्रोटीन से बनी हुई एक स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं इसको। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है इसके नीचे की तरफ क्या है? कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है, उसके अंदर क्या है? कोशिका झिल्ली। तो ये तीनों परतें मिला के ये बनाती हैं बाह्य आवरण या कोशिकीय आवरण, यानी सेलुलर कवरिंग या आउटर कवरिंग्स। ठीक है? अब इनके अंदर क्या है? तो बोले अंदर बहुत सारी स्ट्रक्चर है। अंदर जो हम बात कर रहे हैं ये एनवायरनमेंट क्या है? ये कोशिका द्रव्य है। अंदर का जो एनवायरनमेंट है इसको हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? ये कोशिका द्रव्य है। तो फ्रेंड्स, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। तो साइटो जो प्लाज्म है वो तो कोशिका के अंदर इन कवरिंग्स के भीतर है, हम जानते हैं। लेकिन इस साइटोप्लाज्म में, बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। उनके नेम्स हमें क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो देखिए इसके अंदर क्या क्या संरचनाएं हैं। तो कोशिका द्रव्य यानी जो साइटोप्लाज्म में आपको जो पहली संरचना दिख रही है वो संरचना है, मैं यहाँ नंबरिंग लगा के लिख देता हूँ। पहली है मीसोसोम या मीजोसोम बोलते हैं इसको, मीजोसोम। अब ये कहाँ है? दिख ही नहीं रही आपको। तो मीजोसोम। तो फ्रेंड्स, मीजोसोम कहाँ है? तो बोले मीजोसोम ये स्ट्रक्चर है, ये वाली, ये क्या है? मीजोसोम है। क्लियर? ये भी मीजोसोम है। इसको देखने से क्या लग रहा है? बोले ये कोशिका जो झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है, वो अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड हो गई है, इन्वेजिनेट हो गई है, इनर फोल्डिंग हो गई है, इसका अंतर्वलन हो गया है, अंदर की तरफ फोल्ड हो गई है और ऐसी स्ट्रक्चर बना रही है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं? मीजोसोम। तो एक स्ट्रक्चर तो होती है मीजोसोम, इसके बाद में इसमें डिस्कस करने वाले हैं हम कि क्या काम आती है। अभी सिर्फ नाम बताने हैं कि मीजोसोम नाम की स्ट्रक्चर है और ये सेल मेम्ब्रेन से यानी कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से यानी सेल मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग से एक तरीके से ये बनती है। ठीक है फ्रेंड्स? अब इसके बाद में यहाँ पर जो मेन जो चीज़ है वो है इसका आनुवंशिक पदार्थ, यानी इसका जेनेटिक मटेरियल। तो देखिए बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हम मोनेरा किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे। तो बैक्टीरियल जो जेनेटिक मटेरियल है
वो कैसा होता है? बोले वो द्विसूत्रीय और वर्ताकार होता है, यानी डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर, इस तरीके से होता है, और नेकेड डीएनए होता है। और इसमें जो क्रोमोसोम है वो बोले सिंगल क्रोमोसोम ही होता है। तो पहले हम बात करें क्रोमोसोम की या जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो इसमें बोले इसमें न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस यानी उसमें ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना न्यूक्लियोलस है, यानी केंद्रक झिल्ली भी नहीं है और केंद्रिका भी नहीं है। अंदर क्या होते हैं बोले केंद्रक में? गुणसूत्र और बसते हैं। तो बोले गुणसूत्र है क्या? क्रोमोसोम है क्या? बोले हैं, लेकिन वो सूडो क्रोमोसोम है, कूट गुणसूत्र है। ये हम मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक में पढ़े थे ना। तो बोले कूट गुणसूत्र यानी सूडो क्रोमोसोम है। और ये इस क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? बोले द्विसूत्रीय और वर्ताकार, डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर होता है, इसलिए ऐसा दिखाया। सर्कुलर का मतलब एग्जैक्ट से वर्ताकार नहीं, बस इसके एंड्स हैं वो मिल गए। तो इसको हमने क्या बोला था? तो बोले ये नग्न डीएनए है, नेकेड डीएनए है, क्योंकि इसमें स्टोन प्रोटीन नहीं होता। और इस ओवरऑल इस स्ट्रक्चर को हम केंद्रक नाम बोल के क्या बोले थे? केंद्रकाभ। क्या कहा था? केंद्रकाभ यानी न्यूक्लियोइड। तो फ्रेंड्स ये स्ट्रक्चर क्या है? तो हम बोलेंगे ये स्ट्रक्चर है केंद्रकाभ, यानी बैक्टीरिया का केंद्रकाभ मतलब न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड है ये। क्लियर? इसके अलावा और क्या है? दो स्ट्रक्चर तो हो गए अंदर। बोले इसके अलावा अगर बात करें तो बोले कुछ स्टोरेज ग्रेन्यूल्स भी हैं, संग्रहण नलिकाएं भी हैं। स्टोरेज ग्रेन्यूल्स का मतलब जगह जगह ऐसे ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, कहीं पर भी बना दो जगह जगह होंगी, लाइक दिस, ऐसे दे आर स्टोरेज ग्रेन्यूल्स, संग्रहण नलिकाएं। इनमें कुछ संग्रहित है। और संग्रहित क्या है? बोले इसमें कार्बोहाइड्रेट भी एज ए संग्रहित रह सकता है और साथ में बोले कुछ अदर मटेरियल भी संग्रहित हो सकता है। तो ये अलग अलग टाइप की होती हैं। यहाँ पर आपको लिखना है ये संग्रहण नलिकाएं हैं, सॉरी संग्रहण कणिकाएं हैं, संग्रहण कणिकाएं यानी स्टोरेज ग्रेन्यूल्स। ये क्या है? स्टोरेज ग्रेन्यूल्स हैं। क्लियर? इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो तीन चीजें तो हो गई अंदर, एक मीजोसोम, दूसरा केंद्रकाभ यानी न्यूक्लियोइड और संग्रहण कणिकाएं। अब फ्रेंड्स कुछ बैक्टीरिया में, ऑल बैक्टीरिया में नहीं, इन सम बैक्टीरिया यहाँ पर क्या हैं? बोले कुछ और चीज़ें हैं। और वो क्या हैं? बोले प्रकाश संश्लेषी कणिकाएं हैं या प्रकाश संश्लेषी संरचनाएं हैं, यानी फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर्स हैं। तो फोटोसिंथेटिक जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी आप कह सकते हैं इस तरीके से जगह जगह इसमें बिखरी हुई हैं पार्टिकल्स के रूप में। और ये जो फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर्स हैं ये ऐसे जगह जगह बिखरी हुई है। अब ये प्रकाश संश्लेषी जो संरचनाएं हैं इनको हम नाम दे सकते हैं, दे आर कॉल्ड क्रोमेटोफोर। क्या बोलेंगे इनको? क्रोमेटोफोर, प्रकाश संश्लेषी संरचनाएं यानी ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स। यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ प्रकाश संश्लेषी संरचनाएं हैं। प्रकाश संश्लेषी संरचनाएं यानी फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर्स क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पर प्रकाश संश्लेषी संरचनाएं यानी फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर्स हैं। और ये जो फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर्स हैं इनको एक नाम दिया गया है, फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर्स। एंड दीज फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर्स को एक कमांडली एक टर्म दिया गया है। एंड द नेम ऑफ द टर्म इज, यानी वो टर्म है क्रोमेटोफोर्स। क्या बोलेंगे? क्रोमेटोफोर। तो क्रोमेटोफोर होते हैं यानी ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स, और ये फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। तो यहाँ पर इसमें क्या है? क्रोमेटोफोर्स हैं। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए अब कितनी संरचनाएं होगी। तो हम बोलेंगे यहाँ पर एक संरचना तो हो गई थी मीजोसोम, दूसरी संरचना क्या हो गई थी? बोले केंद्रकाभ यानी न्यूक्लियोइड। ये कोशिका द्रव्यमय है ना सब। केंद्रकाभ मीन्स न्यूक्लियोइड। थर्ड स्ट्रक्चर क्या थी? बोले थर्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर हो गया कोशिका द्रव्य में संग्रहण नलिकाएं यानी स्टोरेज ग्रेन्यूल्स। संग्रहण कणिकाएं, सॉरी नलिकाएं नहीं, कणिकाएं यानी स्टोरेज ग्रेन्यूल्स हैं जिनमें कुछ स्टोर है, वो हम आगे बात करेंगे क्या है। क्लियर? फोर्थ हो गई थी प्रकाश संश्लेषी संरचना यानी क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर का मतलब ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स, पिगमेंटेड मटेरियल के ग्रुप हैं, उनको हम क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं। क्लियर?
तो इस तरीके से क्रोमेटोफोर्स हैं। अब और क्या है इसके अंदर कोशिका द्रव्य में, और क्या आपको लगता है? तो बोले बाकी कोशिकांग केंद्र काब के अलावा तो कोई कोशिकांग तो हमने बताया नहीं, कोई सेल ऑर्गेनली तो यहाँ बताया नहीं। तो हमने बोला मोनेरा किंगडम की जो सेल्स होती हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, बैक्टीरिया भी मोनेरा किंगडम में आता है, इट इज़ ऑल्सो ए प्रोकैरियोटिक सेल, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, और इसके अंदर कोई झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होता है। मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनली एब्सेंट होता है, नहीं होता है। लेकिन एक कोशिकांग जो झिल्ली रहित है, ठीक है ना, झिल्ली रहित, झिल्ली युक्त नहीं है, झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं है, लेकिन झिल्ली रहित कोशिकांग यानी नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनली, उसको हम बोलेंगे राइबोसोम, और वो राइबोसोम इसके अंदर होता है। तो राइबोसोम को भी हम यहाँ शो कर सकते हैं, ऐसे शो कर दिया कि राइबोसोम के जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे जगह जगह हैं। तो अब यहाँ पर फिफ्थ स्ट्रक्चर जो है वो है राइबोसोम। मैं यहाँ फिफ्थ लिख देता हूँ। फिफ्थ स्ट्रक्चर क्या है? राइबोसोम, हिंदी में राइबोसोम लिखते हैं, राइबोसोम। तो राइबोसोम भी है और वो 70S टाइप का है ना, 17S टाइप का होता है। ये हम पढ़े थे उसके अंदर कि इस तरीके का राइबोसोम होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगा। तो ये एक स्ट्रक्चर हुआ। अब इसके अलावा और क्या है इसमें? बोले इसके अंदर एक थिंग और है, एक स्ट्रक्चर और है, और वो स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, उसका नेम है, वो इस तरीके से एक आनुवंशिक पदार्थ ही है, यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं डीएनए से ही बना हुआ है। और ये जो स्ट्रक्चर है डीएनए से बनी हुई, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्लाज्मिड। अब देखिए ये जो प्लाज्मिड है, ये क्या क्रोमोसोमल डीएनए है? डीएनए से ही है प्लाज्मिड, मतलब एक सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। क्रोमोसोम के अलावा, क्रोमोसोम तो ये हो गया ना जो कूट गुणसूत्र है, यानी जो सूडो क्रोमोसोम है वो तो ये हो गया, लेकिन वो जो है वो एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए, गुणसूत्र के अलावा डीएनए है, और ये डीएनए भी द्विसूत्रीय और वर्ताकार होता है, और इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। अब ये क्या करता है ये हम आगे बताएंगे, लेकिन अब फ्रेंड्स एक बार दोबारा से समराइज कर लीजिए कि हमारा जो बैक्टीरिया है उसकी संरचना को अगर देखें तो हमने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया है जो बड़ा ही सिंपल है। इसमें हमने बताया कि कोशिकीय आवरण, बाह्य आवरण या कोशिकीय जो आवरण है वो इस बैक्टीरियल सेल के चारों तरफ हैं, और वो 3 लेयर में है। ग्लाइकोकेलिक्स जो आप कह सकते हैं बाह्यतम है, ये सबसे बाहरी, बाह्यतम यानी आउटर मोस्ट, ये क्या है? आउटर मोस्ट है, सबसे बाहरी। क्लियर? और कोशिका झिल्ली है वो क्या है? इनर मोस्ट, यानी सबसे आंतरिक है। ठीक है ना, ये आंतरिक, सबसे आंतरिक, इनर मोस्ट कवरिंग है। लेकिन ये जो तीनों कवरिंग है, इन तीनों कवरिंग का जो मटेरियल है जिससे बनी हुई है वो डिफरेंट है। अभी हम इसके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस भी करेंगे, लेकिन आपको ये बताना है कि ग्लाइकोकेलिक्स सबसे बाहरी कवरिंग है, उसके नीचे सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति होती है, फिर उसके नीचे कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन होती है। तो इस तरीके से जो तीनों कवरिंग हैं ये कवरिंग बनाती हैं कोशिकीय आवरण को, यानी इस बैक्टीरियल या सेलुलर कवरिंग को यानी बाह्य आवरण को बनाती हैं। अब इसके अंदर इन आवरण के यानी इस कवरिंग्स के अंदर क्या है? बोले कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म है, एंड दिस साइटोप्लाज्म कंटेन वेरियस स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें पहली स्ट्रक्चर हमने बताया मीजोसोम। तो मीजोसोम देखिए ये स्ट्रक्चर है, ये सेल मेम्ब्रेन के इनफोल्ड होने से, अंदर की तरफ अंतर्वलित होने से बन रही है मीजोसोम। क्लियर? फिर उसके बाद में दूसरी स्ट्रक्चर है केंद्रकाभ। केंद्रकाभ जो है वो एक आप कह सकते हैं एक गुणसूत्रीय पदार्थ है, और ये केंद्रक ना होकर केंद्रक जैसी दिखता है, यानी इसमें केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसके अंदर केंद्रिका नहीं है, इसमें जो गुणसूत्र है वो भी कूट गुणसूत्र यानी सूडो क्रोमोसोम है, और वो भी एकल है यानी सिंगल है, और इसके अंदर जो डीएनए इस गुणसूत्र में वो द्विसूत्रीय है, 2 सूत्र दिख रहे हैं, वर्ताकार है यानी दोनों एंड मिले हुए हैं, लेकिन नग्न है, नेकिड है, यानी डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर है और नेकिड डीएनए है। तो इस कूट गुणसूत्र में डीएनए कैसा है? वर्ताकार, द्विसूत्रीय और नग्न। ठीक है, नग्न क्यों बोल रहे हैं? कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, और
अगर हम बात करें इंग्लिश में तो इसको हम बोलेंगे डबल स्ट्रैंडेड है, 2 स्ट्रैंड है और साथ में सर्कुलर है और नेकेड डीएनए है, बिकॉज इसके अंदर क्या नहीं है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है। तो अब ये स्ट्रक्चर है केंद्र जैसी दिख रही है, इसलिए इसको बोलते हैं केंद्रकाभ यानी न्यूक्लियोइड। इसको जीनोफोर बोलते हैं, हमने मोनेरा किंगडम पढ़ा था तो बताया था। केंद्रकाभ के बाद में कोशिका द्रव्य में नेक्स्ट स्ट्रक्चर है संग्रहण कणिकाएं। संग्रहण कणिकाएं मतलब कुछ ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर हैं, दे कंटेन सम सब्सटेंस, इनमें कुछ पदार्थ भरा हुआ है जो आगे डिस्कस करेंगे। चौथी स्ट्रक्चर है क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर का मतलब है प्रकाश संश्लेषी संरचनाएं जो इस बैक्टीरिया सेल के अंदर, सब में नहीं, इन कुछ बैक्टीरिया यानी सम बैक्टीरिया, कुछ में, सब में नहीं, कुछ में, यानी जो प्रकाश संश्लेषी होते हैं सिर्फ उन्हीं के अंदर। सारे बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषी नहीं होते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे जब हम न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे तब। तो बोले प्रकाश संश्लेषी संरचनाएं ऐसे बिखरी हुई रहती हैं एंड इन प्रकाश संश्लेषी संरचनाओं का काम क्या है, प्रकाश संश्लेषण करना, और इनको बोलते हैं क्रोमेटोफोर्स। बट ये ओनली प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में ही होती हैं, सारे बैक्टीरिया में नहीं होती है। क्लियर। फिर उसके बाद में क्रोमेटोफोर के बाद में राइबोसोम। राइबोसोम सब बैक्टीरिया में होता है, लेकिन राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग, ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जो मेम्ब्रेन लेस है यानी झिल्ली रहित है और इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती, यही ओनली पाया जाता है। और यहाँ जो राइबोसोम है वो 70S टाइप का होता है, ठीक है ना। बाकी कोई कोशिकांग, कोई सेल ऑर्गेनेली इसमें नहीं होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर बताई थी, 6th स्ट्रक्चर जो आपने बताई यहाँ पर, ये इसको बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। तो इस तरीके से प्लाज्मिड जो है वो भी बैक्टीरियल सेल का ही पार्ट है और इस प्लाज्मिड के अंदर डीएनए से बना हुआ है, लेकिन ये अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए है, गुणसूत्र के अलावा ये डीएनए है। तो फ्रेंड्स ये था बैक्टीरियल सेल के बारे में। आप चाहें तो इसका स्नैप ले सकते हैं। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है जो हर बच्चे को आना चाहिए, यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये एक सरल और सिंपल तरीके से प्रेजेंटेशन है बैक्टीरियल सेल का। अब हम चलते हैं इनका 1 बाय 1 थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि ग्लाइकोकेलिक्स क्या है, इसका क्या फंक्शन है, या कितने टाइप का होता है, सेल वॉल किससे बना हुआ है, क्या फंक्शन है, सेल जो कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन ये किससे बनी हुई है, इनके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। अब देखिए बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा 1 बाय 1 सारे स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं और इनके अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोशिकीय आवरण। कोशिकीय आवरण यानी जो सेलुलर कवरिंग से, जो भी हमने फिगर में पढ़ी, इन कोशिकीय आवरण को अगर देखें यानी एक्सटर्नल कवरिंग्स यानी सेलुलर कवरिंग्स को देखें तो इसमें 3 लेयर बताई थी हमने, 3 टाइप के अलग अलग स्ट्रक्चर्स बताई थी। उनमें जो फर्स्ट है वो है ग्लाइकोकेलिक्स। सबसे बाहरी आउटर मोस्ट ये बताया था ग्लाइकोकेलिक्स। तो फ्रेंड्स जो ग्लाइकोकेलिक्स है, ग्लाइकोकेलिक्स इस वर्ड से पता चल रहा है, ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट से मेडअप है, यानी स्पेशली अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, किससे बना हुआ है, कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है। लेकिन ये जो है कुछ बैक्टीरिया के अंदर अलग टाइप का होता है, यानी और कुछ बैक्टीरिया में अलग टाइप का, इसलिए 2 टाइप का है। एक बैक्टीरिया में दोनों टाइप नहीं है, कुछ में अलग है कुछ में अलग, ये 2 टाइप का है। आउटर मोस्ट कवरिंग है, हमने इसको पढ़ा। और ये कितने टाइप का है, ये 2 प्रकार का है। इसके कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं, 2 टाइप्स हैं। अब इनमें 2 टाइप्स में जो पहला टाइप है वो है फ्रेंड्स संपुट। कुछ के अंदर ये ग्लाइकोकेलिक्स काफ़ी थिक एंड हार्ड होता है, मीन्स मोटा व कठोर होता है, और उसको बोलते हैं संपुट यानी कैप्सूल। अब सब में नहीं हो रहा, कुछ में है। तो ये जो ग्लाइकोकेलिक्स है, जो संपुट है, ये कैसा है, ये मोटा व कठोर कवरिंग है, मोटा व कठोर है। कैसा है, मोटा व कठोर। और साथ में आप कह सकते हैं ये बना हुआ किससे है, भाई ये लेयर कोशिका भित्ति के बाहर की तरफ है। फिगर में देखा हमने, कोशिका भित्ति के बाहर की तरफ है ये, और ये कोशिका भित्ति द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा स्रावित हो रहा है ये कोशिका झिल्ली के बाहर है, तो कोशिका झिल्ली द्वारा, भित्ति नहीं, कोशिका झिल्ली द्वारा, यानी झिल्ली सबसे अंदर है, यानी सेल मेम्ब्रेन द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा स्रावित होता है ये, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। यानी इसको कौन रिलीज करती है, इसके पदार्थ को, सेल मेम्ब्रेन इसको रिलीज करती है। अब फ्रेंड्स ये सेल मेम्ब्रेन द्वारा स्रावित होता है, लेकिन ये जो
संपुट जिन बैक्टीरिया में होता है वो अधिकांशतः रोगजनक होते हैं। कैसे होते हैं फ्रेंड्स? वो रोगजनक होते हैं। तो अब ये रोगजनक होते हैं तो इसका पदार्थ क्या है, किस पदार्थ से ये बना हुआ है? तो हम यहाँ पदार्थ की अगर बात करें तो ये आप कह सकते हैं जटिल पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड से बना होता है। किससे बना होता है? जटिल पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड से। तो आप यहाँ कह सकते हैं इसके अंदर की कौन सा पदार्थ है? बोले जटिल पॉलीसेकेराइड व पॉलीपेप्टाइड, वह पॉलीपेप्टाइड नामक पदार्थ से मिलके बना होता है। तो देखो ये कैप्सूल जो है यानी जो ग्लाइकोकेलिक्स है वो कुछ बैक्टीरिया के अंदर मोटा व कठोर होता है, मीन्स थिक एंड हार्ड होता है। कैसा होता है? थिक एंड हार्ड। क्लियर? और कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन के द्वारा सिक्रेटेड होता है, उसके द्वारा स्रावित होता है। कोशिका झिल्ली इसका निर्माण करती है बाहर की तरफ। और ये जटिल पॉलीसेकेराइड, अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये जो कैप्सूल है ये जटिल पॉलीसेकेराइड व पॉलीपेप्टाइड के द्वारा बना होता है। इसमें कौन सा मटेरियल होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स? अब ये जिनके अंदर होगा, जिनमें ये संपुट यानी प्रेजेंट होगा, तो उन जीवाणुओं को यानी उस बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे? जिसमें कैप्सूल प्रेजेंट है, मैं यहां इस तरीके से लिख देता हूं, कैप्सूल उपस्थित है तो उस जीवाणु को हम क्या बोलेंगे? यानी ऐसे जीवाणु या बैक्टीरिया जिसमें कैप्सूल प्रेजेंट होता है, यानी जो ग्लाइकोकेलिक्स है वो ऐसे मोटा व कठोर होता है और उसको हम कैप्सूल बोल रहे हैं, तो उनको हम बोलेंगे संपुटीय जीवाणु। संपुटीय जीवाणु यानी इनको हम कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया बोल देंगे। क्या बोल देंगे? कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। वैसे देखा जाए तो साधारण सी टर्म है, कोई कठोर ऐसे हार्ड मतलब ऐसा कोई वर्ड नहीं है। संपुटीय जीवाणु, जिनमें कैप्सूल है उसको संपुटीय जीवाणु, जिनमें कैप्सूल है उसको कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, ऐसे बोल सकते हैं। तो अब ये जो संपुटीय जीवाणु हैं ये जो ज़्यादातर क्या होते हैं? ये रोगजनक होते हैं। अधिकांश संपुटीय जीवाणु क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? रोगजनक। यानी आप कह सकते हैं अधिकांश रोगजनक जो जीवाणु होंगे वो कैसे होंगे? संपुटीय। तो हम बोलेंगे अधिकांश रोगजनक जीवाणु इसी टाइप के होते हैं। अधिकांश रोगजनक जीवाणु यानी मोस्टली पैथोजेनिक बैक्टीरिया किस टाइप के होते हैं? कैप्सुलेटेड। मोस्टली पैथोजेनिक बैक्टीरिया किस टाइप के होते हैं? पैथोजेनिक। तो पैथोजेनिसिटी किसकी वजह से आई? मेनली इस संपुट की वजह से। कोई भी बैक्टीरिया है उसमें पैथोजेनिसिटी इस संपुट की वजह से आती है। तो अब हम बात कर रहे हैं अगर किसी में कैप्सूल प्रेजेंट है उसको हमने बोला वो संपुटीय जीवाणु है, और अधिकांश रोगजनक जीवाणु इसी टाइप के होते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि रोगजनक जीवाणु में एक कैप्सूल होता है, इस वजह से वो रोगजनक होते हैं यानी पैथोजेनिक होते हैं। तो अब आप कह सकते हैं ये जो कैप्सूल है ये क्या करता है? बोले एक तो ये जीवाणु को क्या प्रदान करता है? ये कैप्सूल जीवाणु को घातकता प्रदान करता है। जीवाणु के अंदर जो घातकता है, जो वायरुलेंसी है, डिजीज कॉज करने की जो कैपेसिटी है जिसको हम बोलेंगे वायरुलेंसी, वो इस कैप्सूल की वजह से आ रही। तो जीवाणु में जो घातकता यानी वायरुलेंसी किसकी वजह से आ रही है? कैप्सूल की वजह से। यानी कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जिसको बोल रहे हैं ना, जो अधिकांश रोगजनक होते हैं, और वो रोगजनकता किसकी वजह से आ रही है? घातकता इस कैप्सूल की वजह से आ रही है। साथ में ये कैप्सूल और क्या करता है? बोले कॉलोनी, स्मूथ कॉलोनी भी बनाने में हेल्प करता है। यानी कॉलोनी बनाने में, यानी कॉलोनी निर्माण में सहायक। भाई घातकता तो है ही, कॉलोनी निर्माण में सहायक है ये। यानी जिन जीवाणु के ऊपर कैप्सूल पाया जाएगा वो कॉलोनी आसानी से बनाते हैं, यानी कॉलोनी फॉर्मेशन में हेल्पफुल है। तो देखो कैप्सूल का यहाँ पर ये रोल हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जिन जीवाणुओं पे ये कैप्सूल प्रेजेंट होता है, जिन बैक्टीरिया में कैप्सूल संपुट प्रेजेंट होता है, उनको हमने संपुटी यानी कैप्सुलेटेड बोला। लेकिन अब उनकी जो कॉलोनी है वो बनेगी तो वो कॉलोनी बड़ी ही स्मूथ बनेगी। क्या बनेगी? स्मूथ कॉलोनी बनेगी। तो स्मूथ कॉलोनी बनने के कारण इनको हम क्या बोल देंगे? तो आप कॉलोनी निर्माण में सहायक हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर कॉलोनी की बात करें तो ये जो कैप्सूल वाले जो जीवाणु हैं
इनका जो कॉलोनी है वो एक तरीके से स्मूथ कॉलोनी बनती है। इनकी कॉलोनी कैसी बनती है? स्मूथ कॉलोनी। ठीक है, तो कैप्सुलेटेड जिनमें कैप्सूल प्रेजेंट है उनकी कॉलोनी कैसी बनी? स्मूथ, यानी उनकी सरफेस स्मूथ है तो स्मूथ कॉलोनी बनेगी। और स्मूथ कॉलोनी बनने के कारण इनको हम एक नाम दे देते हैं एस टाइप बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं इसको? एस टाइप बैक्टीरिया, यानी एस प्रकार का जीवाणु। तो फ्रेंड्स यहाँ पर स्मूथ कॉलोनी बनने के कारण एस, स्मूथ का एस आ गया। तो आप जब आप किसी ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में, तो उसमें एस टाइप और आर टाइप ऐसे दो बैक्टीरिया लिए हैं, दो स्ट्रेन लिए हैं। तो एस टाइप का मतलब है स्मूथ कॉलोनी, यानी कैप्सुलेटेड है बट वो स्मूथ कॉलोनी फॉर्म, यानी उसमें कैप्सूल प्रेजेंट है तो वो स्मूथ कॉलोनी बनाता है। ठीक है, और वो एस वाला ही रेट को मार देता है, चूहा उसी की वजह से मरता है। ये भी हमने देखा, उसकी वजह से माउस मर जाता है। और जिनमें कैप्सूल नहीं होता उसकी कॉलोनी कैसी होगी? तो बोले उसकी कॉलोनी तो रफ होगी, तो आप कह सकते हैं उसकी कॉलोनी खुरदरी होगी। तो अब यहाँ पर कह सकते हैं कैप्सूल एब्सेंट है। मान लीजिए कैप्सूल नहीं है, माइनस का मतलब कैप्सूल एब्सेंट है। प्रेजेंट था तब तो उसकी वजह से घातकता और कॉलोनी स्मूथ बन रही है ना। कॉलोनी निर्माण में सहायक कॉलोनी कैसी बन रही है? स्मूथ कॉलोनी, इसलिए उसको एस टाइप बैक्टीरिया बोल दिया, स्मूथ कॉलोनी वाला। लेकिन कैप्सूल एब्सेंट है तो अब कॉलोनी जो बनेगी वो आप कह सकते हैं रफ कॉलोनी बनेगी, यानी इसकी सतह रफ होगी। तो अब हम इसको बोल देंगे आर टाइप बैक्टीरिया। जिनके अंदर ये कैप्सूल नहीं होता उनको हम बोल देते हैं आर टाइप बैक्टीरिया, और जिनके अंदर कैप्सूल होता है उनको बोल देते हैं एस टाइप बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि एस टाइप इसलिए कैप्सूल की वजह से स्मूथ कॉलोनी बनती है, इसलिए एस टाइप बना दी, एक आपस में ग्रुपिंग हो जाती है। तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग थी कि जीवाणु ऐसे बैक्टीरिया जिनमें कैप्सूल प्रेजेंट है, यानी जो ग्लाइकोकेलिक्स का ऐसा रूप जो काफ़ी थिक और हार्ड है, ग्लाइकोकेलिक्स की ऐसी फॉर्म जो काफ़ी थिक एंड हार्ड है, उसको हम कैप्सूल बोल रहे हैं। और सेल मेम्ब्रेन द्वारा ये सिक्रेटेड है, और ये जटिल पॉलीसेकेराइड यानी कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड से बना हुआ है। और ये जिस जीवाणु में होता है उसको जिसमें कैप्सूल प्रेजेंट होता है उसको कैप्सूलेटेड जीवाणु, कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया यानी संपुटे जीवाणु बोलते हैं। और अधिकांश रोगजनक जीवाणु इसी कैटेगरी के होते हैं। ठीक है ना, उनके अंदर अधिकांश रोगजनक जीवाणुओं में ये संपुट पाया जाता है। तो ये संपुट क्या करता है? बोले जीवाणु के अंदर एक तो घातकता यानी वायरुलेंसी क्रिएट करता है, साथ में कॉलोनी निर्माण में ये सहायता करता है। अब ये जो कॉलोनी बनेगी इस कैप्सूल की वजह से तो स्मूथ कॉलोनी बनेगी, इसलिए इन जीवाणुओं की कैटेगरी बना दी एस टाइप बैक्टीरिया, यानी एस टाइप बैक्टीरिया बना दिया, यानी इन कॉलोनी स्मूथ बनती है इस कैप्सूल की वजह से। और जिनमें कैप्सूल नहीं होता उनकी कॉलोनी थोड़ी खुरदरी यानी रफ कॉलोनी बनती है, तो उसको बोलते हैं आर टाइप बैक्टीरिया। तो जिसमें कैप्सूल प्रेजेंट है उसको एस टाइप, और जिसमें कैप्सूल प्रेजेंट नहीं है वो आर टाइप हो गया। ठीक है ना, जब आगे इसका यूज आएगा तब मैं बताऊंगा आपको। यहां पर आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अब ये कैप्सूल और क्या हेल्प करता है? ये तो इसने किया, घातकता करता है कॉलोनी बनाने में, लेकिन और भी इसके फायदे हैं। तो देखिए फायदे क्या हैं भाई, ये तो दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन अब इस कैप्सूल के क्या रोल है, यानी संपुट का महत्व क्या है? संपुट यानी कैप्सूल का महत्व यानी इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कैप्सूल इन बैक्टीरिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं उन दोनों चीज़ों को दोबारा से मेंशन करूँगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहली तो आप कह सकते हैं जीवाणु को घातकता प्रदान करता है, यानी वायरुलेंसी। जीवाणु को घातकता यानी वायरुलेंसी प्रोवाइड करता है। ये इसलिए लिखवा रहे हैं, कई बार क्वेश्चन बन जाता है इससे रिलेटेड नीट में, स्पेशली काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ये ऑप्शन दे दिए कि इससे संपुट का कैप्सूल का क्या रोल नहीं है या फिर किससे रिलेटेड नहीं है। तो बोले जीवाणु को घातकता प्रदान वायरुलेंसी इसी के कारण होती है। दूसरा है बैक्टीरिया में कॉलोनी फॉर्मेशन, बैक्टीरिया में कॉलोनी जो निर्माण होता है, कॉलोनी निर्माण में सहायक। भाई अकेला नहीं रहता, कॉलोनी बना के एक साथ रहते हैं, तो एक साथ कब रहेंगे? बोले समय प्रेम होगा, आपस में आगे चिपकेंगे तभी कॉलोनी बनेगी। तो बैक्टीरिया में कॉलोनी निर्माण में सहायक होता है। भाई प्रेम होगा तभी एक जगह रह के कॉलोनी बनाएंगे, अदरवाइज तो दूर दूर घर बसाएंगे, एक जगह रहेंगे ही नहीं। तो ये कॉलोनी निर्माण में सहायता कर रहा है। साथ में अब मान लीजिए ये कैप्सूल है तो दूसरी जो कोशिकाएं हैं जो स्पेशली फेगोसाइट्स हैं वो इसको खा नहीं पाएंगी, इसको डैमेज नहीं कर पाएंगी। तो आप कह सकते हैं फेगोसाइट्स के अटैक से ये बचाता है, यानी भक्षण कोशिकाओं से बचाव।
भक्षण कोशिकाओं, भक्षण मतलब जो खा जाने वाली कोशिकाएं हैं, तो भक्षण कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं? फेगोसाइट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये स्पेशली याद रखना है कि फेगोसाइट्स हैं वो हालांकि फिर भी खा सकती हैं, लेकिन एक तरीके से बचाव करता है, कवच का काम करता है, भक्षण कोशिकाओं से बचाव करता है। तो ये भी आपको आना चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ में और क्या रोल है इसका? बोले इस कैप्सूल का और रोल है ये है कि कोई भी बाहर से कोई केमिकल दिया हमने इसको मारने के लिए, तो वो केमिकल यानी जो पॉइजनस सब्सटेंस है, जो ऐसे हार्मफुल केमिकल है, वो इस पे असर नहीं कर पाता है। तो आप कह सकते हैं कि विषाक्त ऑब्लिक जो जहरीले हैं, जहरीले हानिकारक, यानी विषाक्त जहरीले का मतलब पॉइजनस, पॉइजनस विषाक्त जहरीले व हानिकारक रसायनों से सुरक्षा, उनसे बचाव करता है। मतलब जो पॉइजनस एंड जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनसे बैक्टीरिया की एक तरीके से क्या करता है? सेफ रखता है, उसकी सुरक्षा करता है, उसको बचाए रखता है, उसको प्रिवेंट करता है उस केमिकल से, यानी केमिकल का असर नहीं होने देगा। तो देखिए ये 4 इसके महत्व हैं, ये 4 इंपॉर्टेंस है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जीवाणु के अंदर ये क्या करता है? जीवाणु में घातकता का कारक यही है, दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा, कॉलोनी निर्माण में यही सहायक है, फेगोसाइट्स से बचाता है, साथ में जो पॉइजनस एंड जो हार्मफुल केमिकल हैं उनसे भी बैक्टीरियल सेल की एक तरीके से सुरक्षा करता है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स संपुट के बाद में, यानी हमने यहाँ संपुट पढ़ा कि ग्लाइको कोशिका आवरण में जो ग्लाइकोकेलिक्स है वो कुछ जीवाणु के अंदर इस फॉर्म में रहता है, इसलिए उसको संपुट बोल देते हैं, कैप्सूल के फॉर्म में होता है, और कुछ के अंदर ये एक बहुत ढीली ढाली सी परत के रूप में होता है जिसको अवपंक परत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवपंक परत, स्लिम लेयर। क्या कहेंगे इसको? स्लिम लेयर। तो स्लिम लेयर के रूप में भी ये होता है। अब स्लिम लेयर में आप कह सकते हैं ये काफ़ी आप कह सकते हैं एक तरीके से थिन और लूज होता है, ठीक है ना, पतला व ढीला आवरण। देखो ग्लाइकोकेलिक्स ही है, लेकिन अब की बार वो पतला हो गया है और ढीला आवरण है, पतला और ढीला आवरण है। तो ये आपको ध्यान रखना है, लूज एंड थिन, थिन एंड लूज, थिन एंड लूज होता है, ठीक है, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। और ये चिपचिपा भी होता है, ठीक है ना, ये चिपचिपा पदार्थ है या फिर चिपचिपी परत है, यानी म्यूसिलेजिनस लेयर है, चिपचिपी परत, म्यूसिलेजिनस लेयर, म्यूसिलेजिनस लेयर है। अब ये फ्रेंड्स ये जो परत है, अवपंक परत है, ये आप कह सकते हैं पॉलीसेकेराइड से ही बनी होती है। किससे बनी होती है? पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। अब इसमें वो पॉलीपेप्टाइड नहीं है, पॉलीसेकेराइड से निर्मित होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर जो कैप्सूल है वो जीवाणु में है तो वो इतना काम कर रहा है, और कुछ जीवाणु ऐसे जिसमें कैप्सूल नहीं है। हम ग्लाइकोकेलिक्स पढ़ रहे हैं ना, आउटर कवरिंग, तो ग्लाइकोकेलिक्स के 2 टाइप हैं, संपुट और अवपंक परत। संपुट का मतलब ये इस तरीके से बाहर बहुत ही मोटा एंड जो आप कह सकते हैं कठोर आवरण है, वो उसको हम कैप्सूल बोल रहे हैं। और जिनमें कैप्सूल नहीं होता उनमें उस क्या होता है, अवपंक परत होती है, यानी बहुत ही पतला व ढीला आवरण होता है, चिपचिपी सी परत होती है जो पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। तो ये डिफरेंस था इसमें। अब देखिए कोशिकीय आवरण में हमने ग्लाइकोकेलिक्स पढ़ा, ग्लाइकोकेलिक्स के बाद में अंदर की तरफ कौन सी परत है? तो हमने बोला कि अंदर की तरफ ग्लाइकोकेलिक्स के अंदर की तरफ क्या है? सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति है। तो जीवाणु के अंदर जो कोशिका भित्ति है यानी जो सेल वॉल है वो किस टाइप की होती है हम यहाँ पढ़ेंगे, किस मटेरियल से बनी होती है ये भी पढ़ेंगे। तो देखिए कोशिका जो भित्ति है जीवाणु में, तो जीवाणु 2 टाइप के होते हैं, एक ग्राम धनात्मक और एक ग्राम ऋणात्मक। हम आगे पढ़ेंगे इनको क्या है ये, ठीक है ना। ग्राम धनात्मक यानी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम ऋणात्मक, इन दोनों के अंदर जो कोशिका भित्ति है वो
थोड़ी डिफरेंट टाइप की होती है। इसलिए हम यहाँ पर ही इन दोनों को डिफरेंशिएट भी कर देते हैं और समझ भी लेते हैं कि कोशिका भित्ति में कैसी बनी होती है। तो जो कोशिका भित्ति है वो ग्राम धनात्मक यानी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम ऋणात्मक यानी ग्राम नेगेटिव में डिफरेंट टाइप की होती है। तो ग्राम धनात्मक के अंदर आप कह सकते हैं ये कोशिका भित्ति फ्रेंड्स मोटी होती है और एकल परत सिंगल लेयर की ही बनी होती है। ग्राम धनात्मक में कोशिका भित्ति कैसी होती है? मोटी व एकल परत यानी थिक एंड सिंगल लेयर, थिक होती है और सिंगल लेयर होती है, एकल परत से ही बनी होती है। इधर बात करें तो बोले ये इधर पतली व दोहरी परत होती है, दो परतों से बनी होती है। पतली तो होती है लेकिन साथ में क्या होती है? दो परतों से बनी होती है। तो फ्रेंड्स देखिए पतली है लेकिन आप कह सकते हैं दो परतों से बनी है, ठीक है ना। तो यहां पर आप कह सकते हैं थिन एंड डबल लेयर, दो परतों से ये बनी है। तो जो ग्राम धनात्मक है, ग्राम पॉजिटिव जो जीवाणु है उनके अंदर मोटी है और एकल परत है, और ग्राम ऋणात्मक के अंदर पतली है वह दोहरी परत से बनी हुई है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम बता देते हैं कि ये जो पदार्थ है कौन से पदार्थ से ये बनी होती है, इसका जो सब्सटेंस है वो कौन सा है, मटेरियल कौन सा है। तो अगर मटेरियल की बात करें तो दोनों के अंदर लगभग एक जैसा ही मटेरियल होगा लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा। वो डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स? ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर जो मटेरियल यानी जो पदार्थ है वो एक तो है पेप्टाइडोग्लाइकेन। क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकेन, यानी ये ज़्यादा मात्रा में होता है। पेप्टाइडो, देखो पेप्टाइडो वर्ड से मतलब प्रोटीन से रिलेटेड है, ग्लाइकेन मतलब कार्बोहाइड्रेट यानी अमीनो एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है। साथ में फ्रेंड्स इसमें कुछ वसा यानी लिपिड भी होता है, और साथ में एक एसिड होता है जिसको बोलते हैं टिकोइक अम्ल, टिकोइक एसिड, ठीक है ना। ये आपको रिमेंबर रखना है, टिकोइक एसिड। तो फ्रेंड्स ये तीनों कंपोनेंट से ये सेल वॉल बनी हुई है, किसमें? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर हमने बताया कि दोहरी परत है। तो यहाँ पर पदार्थ कौन सा होगा, कौन से पदार्थ से बनी है? यहाँ पर डबल परत है ना, तो हम यहाँ बोल देंगे डबल परत में एक तो बोल देंगे बाहरी परत, भाई दो परत हैं तो एक तो एक्सटर्नल लेयर, और एक बोल देंगे साहब आंतरिक परत यानी इनर लेयर। भाई दो परतों से बनी हुई है तो बाहरी तो हो गई एक्सटर्नल लेयर और अंदर वाली हो गई इंटरनल लेयर। क्लियर फ्रेंड्स? तो यह जो दोनों अलग अलग पदार्थ से बनी है, तो अब इनको अगर हम बात करें तो इन दोनों की अगर तुलना करें तो बाहरी परत है वो मोटी होती है, आंतरिक परत है वो पतली होती है। ये कैसी है? तो बोले फ्रेंड्स ये है मोटी, और ये नीचे वाली बोले ये पतली। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही हम उस सेल वॉल की बात कर रहे हैं जो दो परतों से बनी हुई है, उसकी बाहरी परत मोटी है और आंतरिक परत पतली है, यानी ये थिक है और ये थिन है। अब ये दोनों अलग अलग पदार्थों से बनी हुई हैं। बाहरी वाली है वो लिपोपोलीसेकेराइड से बनी है। किससे? लिपोपोलीसेकेराइड, यानी स्पेशली एक अलग मटेरियल हो गया, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन यहाँ नहीं है। ये किससे बनी हुई है? लिपोपोलीसेकेराइड से, लिपोपोलीसेकेराइड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इतना ही ध्यान देना है कि बाहरी परत है लिपोपोलीसेकेराइड से है और अंदर वाली जो परत है वो बनी है पेप्टाइडोग्लाइकेन से। किससे? पेप्टाइडोग्लाइकेन से। देखिए पेप्टाइडोग्लाइकेन ग्राम धनात्मक यानी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की परत में भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकेन इस अंदर वाली परत में है, बाहर वाली परत में नहीं है। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन से ये बनी हुई।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने अंतर देखा कि वो केवल पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी हुई है, इसमें वसा का यानी लिपिड का थोड़ा बहुत अमाउंट है, वो टिकोइक एसिड उसमें है, इसमें टिकोइक एसिड नहीं है, लेकिन ये दो परतों से बनी हुई है। बाहर वाली परत में लिपिड और पॉलीसेकेराइड का एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है और अंदर वाले में पेप्टाइडोग्लाइकेन है, तो दोनों एक तरीके से दो परतें हैं। तो ये डिफरेंस है इनके कंपोजिशन में, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सेल वॉल का जो मटेरियल है उसके बारे में आपको ध्यान रखना। अब फ्रेंड्स ये जो सेल वॉल है, बैक्टीरिया की सेल वॉल, मान लो हम इसको हटाना चाहें, हटाने का मतलब कुछ ऐसा इस पे एंजाइम से इसको ट्रीट करें कि हट जाए, तो आप कह सकते हैं कि लाइसोजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को यानी सेल वॉल को हटा सकता है। और हटने के बाद में जो जीवाणु है, अब उसको हम एल अवस्था यानी लिस्टर जीवाणु कहेंगे। यानी ये आपको थोड़ा सा एक जनरल थिंग है जो पता रहनी चाहिए। तो हम आपको क्या पता रहना चाहिए, देखिए कि जो एंजाइम है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम, इसका नाम आपने सुना होगा। लाइसोजाइम जो एंजाइम है, ये एक एंजाइम है। ये क्या कर सकता है, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को हटा सकता है। यानी बैक्टीरिया की सेल वॉल को क्या कर देता है, कोशिका भित्ति को एक तरीके से हटा सकता है या रिमूव कर सकता है। ये एक ऐसा एंजाइम है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को लाइस कर देता है, तोड़ देता है, नष्ट कर देता है। यानी सेल वॉल को एक तरीके से क्या कर देता है, लाइस, सेल वॉल का लाइसिस कर देता है। ये आप मानिए, लाइसिस मतलब एक तरीके से तोड़ देना, रिमूव कर देना, ब्रेक कर देना, ठीक है ना। तो सेल वॉल का लाइसिस कर देगा ये एंजाइम। अब जो बैक्टीरिया बनेगा उस बैक्टीरिया को हम बोलेंगे एल अवस्था या लिस्टर अवस्था। वो बैक्टीरिया की अब कैसी अवस्था आएगी, उसमें सेल वॉल हट गई तो एल अवस्था या लिस्टर अवस्था। लिस्टर एक साइंटिस्ट है, मैंने बताया था, उन्हीं के नाम पर है, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। लिस्टर अवस्था, लिस्टर फॉर्म, अवस्था नहीं बोल के लिस्टर फॉर्म कहेंगे इसको अंग्रेजी में, लिस्टर फॉर्म यानी लिस्टर रूप एक तरीके से। तो ये जो लिस्टर रूप है इसे कब आया, बोले बैक्टीरिया को हम लाइसोजाइम से ट्रीट करेंगे तो उसकी सेल वॉल है, कोशिका भित्ति, वो टूट जाएगी, बिखर जाएगी, हट जाएगी। अब जो बैक्टीरिया बचा है बिना सेल वॉल का, उसको हम उस बैक्टीरिया की एल फॉर्म यानी एल अवस्था, इसको आप क्या कहेंगे, एल फॉर्म, तो या लिस्टर फॉर्म बोलेंगे। तो इस तरीके से एक इफेक्ट था जो आपको पता रहना चाहिए। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया है उसका ये कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ क्या है, बोले अंदर की तरफ क्या होता है कोशिका भित्ति के, कोशिका झिल्ली होती है। तो कोशिका जो झिल्ली है, कोशिका आवरण में तीसरी जो परत है, भाई दो परतें हमने पढ़ी कोशिका आवरण में, ग्लाइकोकैलिक्स और कोशिका भित्ति। तीसरी जो परत है वो पढ़ेंगे हम कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली यानी जो सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, तो जनरल तो हमें पता है ये लिपोप्रोटीन से बनी होती है, यानी लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका जो कंपोजिशन की अगर बात करें तो ये लिपिड व प्रोटीन से बनी होती है, लेकिन ये सबसे आंतरिक है। फिगर में भी हमने बताया था कैसी है, सबसे आंतरिक यानी इनर मोस्ट है, इनर मोस्ट, सबसे आंतरिक। क्लियर, एक तो ये ध्यान रखना है सबसे अंदर की परत है ये। और किस पदार्थ से बनी हुई है, तो हम जानते हैं ये लिपोप्रोटीन से बनी होती है। किससे, लिपोप्रोटीन का मतलब है लिपिड और प्रोटीन, लिपोप्रोटीन यानी लिपिड, लिपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन से निर्मित है ये, यानी इट इज फॉर्म्ड बाई लिपिड एंड प्रोटीन। ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशली थिंग है कि जो जनरल सेल वॉल होती है किसी भी सेल की, सेल मेम्ब्रेन होती है किसी भी सेल की, उसमें ये लिपिड एंड प्रोटीन तो होते ही होते हैं। इसके अलावा कुछ अमाउंट कार्बोहाइड्रेट्स की यानी जिसमें ओलिगोसेक्राइड है उसकी होती है, और साथ में कोलेस्ट्रॉल की भी होती है। तो यहाँ पर जो कोलेस्ट्रॉल है जिसको स्टिरोल बोलते हैं वो अनुपस्थित होता है। बैक्टीरियल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल अनुपस्थित होता है। ये स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम
सेल पढ़ेंगे तो सेल में बताएंगे कि सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन क्या होता है। यहाँ पर सिर्फ इतना बताना है कि बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है वो सबसे इनर मोस्ट है, लिपोप्रोटीन से बनी होती है और उसमें कोलेस्ट्रॉल है वो एब्सेंट होता है। बाकी जब हम सेल पढ़ेंगे तो उसमें जब कंपेरिजन आएगा, और किस में कंपेरिजन आएगा, बोले जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर तो सेल झिल्ली जो है, सेल मेम्ब्रेन है, उसका कंपैरिजन भी आएगा, तो वहाँ पर दोबारा से पढ़ेंगे। आपको यहाँ पर यही रिमेंबर रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने बैक्टीरिया की संरचना यानी बैक्टीरिया के डायग्राम के साथ में पढ़ा। फिर उसके बाद में इसके जो सेलुलर कवरिंग्स हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, वो क्या होता है, बोले 2 टाइप का होता है, वो पढ़ा हमने। एक टाइप कैप्सूल है और दूसरा टाइप आप स्लिम लेयर है, यानी एक तरफ संपुट और दूसरा अवपंख परत, जो आप कह सकते हैं सब में किसी में कैप्सूल और किसी में आप कह सकते हैं स्लिम लेयर होगी। एंड देन कोशिका भित्ति पढ़ा, तो कोशिका भित्ति ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव में इस टाइप से होती है और ये एंजाइम इसको हटा सकता है। और फिर कोशिका झिल्ली को पढ़ा। तो ये थे आउटर कवरिंग्स। अब इस अंदर जो कोशिका द्रव्य है यानी साइटोप्लाज्म है बैक्टीरियल सेल में, उसमें क्या क्या कंटेंट है, तो हमने शुरुआत के अंदर पढ़ा कि एक फिगर के अंदर बताया कि कोशिका द्रव्य के अंदर वो कंटेंट यानी न्यूक्लियोइड बताया, मीजोसोम बताया, है ना, स्टोरेज ग्रेन्यूल्स बताए, ऐसे ही कुछ फोटोसिंथेटिक ग्रेन्यूल्स, प्रकाश संश्लेषी संरचनाएं बताई, ऐसे ही प्लाज्मिड बताया, ठीक है ना। तो वो संरचनाएं हम पढ़ेंगे अब कोशिका द्रव्य का नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स। तो उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। ये बिगिनर्स के लिए, स्पेशली जो लर्नर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, स्पेशली जो 11th क्लास के बच्चे हैं और नीट वाले बच्चे हैं, ठीक है ना। और नीट वालों के लिए एक तरीके से रिवीजन क्लास है, तो एक फास्ट मोड में भी आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। और मैं फास्ट मोड में अलग से सीरीज भी लेकर आ रहा हूँ, तो इसी कंटेंट का एक फास्ट मोड में, जिससे आपका टाइम बचेगा, आप फास्टली रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जिसने अभी तक बायो वाली गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और किसी का जो भी अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट कर सकते हैं, और क्लास कैसी लगी उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।